स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार प्लेट पाया जाता है? पठार होता प्लेटो 26, 30, 33, 41 कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है करीब करीब 33% भाग में पठार पाया जाता है। और यहाँ पे 33% भाग में क्या है? पठार है। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी रहती है वर्ल्ड की? हाँ, 9% करीब पॉपुलेशन रहती है। हमने पर्वत पढ़ा था, तो पर्वत कितने प्रतिशत भाग में थे? 26% भाग में पर्वत थे। और वहाँ जनसंख्या क्या रहती थी? 1% पॉपुलेशन रहती थी। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? ए कोयला, बी लोहा अयस्क, सी खनिज तेल, डी मैग्नीज। देख लीजिए, पठारों को क्या कहते हैं? खनिज का भंडार कहते हैं। पठारों को कहते हैं खनिज का। भारत में जैसे छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे खूब सारा खनिज पाया जाता है। ब्राजील का पठार है, ठीक है, यहाँ पे भी खूब। लेकिन एक ऐसा खनिज है जो वहां नहीं मिलता पठारों पे, वो है खनिज तेल। ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों पे मिलता है। ये जो खनिज तेल है, पठारों पे इसकी उपस्थिति नगण्य है या बिल्कुल नहीं है कहिए तो। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? गिरिपथ पठार, तटीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, वायु पठार। तो इनको क्या कहा जाता है? अंतर पर्वतीय पठार। बाकियों के बारे में आगे प्रश्नों में पढ़ाएंगे। अंतर पर्वतीय पठार मतलब जो पठार चारों तरफ पर्वत से घिरे रहते हैं। तो दुनिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पठार हैं? ये तिब्बत का है पठार, ठीक है, बोलीविया का, ये वहां पे साउथ अमेरिका में है, पेरू का, ये भी साउथ अमेरिका में, कोलंबिया का यूएसए में, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिको का, मैक्सिको का पठार, गोबी का पठार मंगोलिया चीन में, ईरान का पठार तारिम बेसिन, ये सब क्या है? ये अंतर पर्वतीय पठार है। अर्थात ये ऐसे पठार है जो चारों तरफ पर्वतों से घिरे हुए हैं। इस मानचित्र में देखिए, ये देखिए तिब्बत का प्लेटो आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ क्या हिमालय पर्वत से है और एक तरफ कुलुनून पर्वत है। तो ये देखिए चारों तरफ से पर्वतों से घिरा एक तिब्बत का दूसरा एक तारिम बेसिन हमने पढ़ा था। ये देखिए, ये त्यानचान पर्वत है और यहाँ पे अल्टून चान है, कुल्लून शान है। तो ये देखिए, ये भी पर्वतों से घिरा है। तो ये दोनों क्या है? अंतर पर्वतीय पठार, अर्थात ऐसे पठार जो चारों तरफ पर्वत से घिरे होते हैं। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? ए वियतनाम, बी म्यांमार, सी भूटान, डी पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान से। और जो पोटवार पठार है वो किससे बना है? पवन द्वारा निर्मित पठार है। लोएस पठार स्थित है ए मलाया में, बी थाईलैंड में, सी चीन में, डी कोरिया में। तो ये भी उत्तर इसका है सी चीन में। ये भी क्या है? पवन द्वारा निर्मित एक पठार है। ये देखिए गोबी डेजर्ट है और यहीं पे क्या पाया जाता है? लोएस का पठार। गोबी डेजर्ट से लाए गए धूल कणों के जमाव के कारण ही यहाँ पे इस पठार का निर्माण हुआ है। तो ये उत्तरी चीन में पाया जाता है, गोबी डेजर्ट के पास। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण डेड सी कहाँ पे है? जॉर्डन और इजराइल पे। और यहाँ पे लवणता कितनी है डेड सी पे? हम लोगों ने अभी पढ़ी थी ना, 238, ठीक है। उच्च तापमान, न्यून वर्षा, स्थिर जल, वाष्पीकरण की उच्चतम दर। देखिए इस क्षेत्र में न्यून वर्षा भी होती है, स्थिर जल भी होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वाष्पीकरण की उच्चतम दर। क्योंकि स्वच्छ जल की आपूर्ति हो नहीं रही और वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक लगातार हो रही है, जिसके कारण डेड सी में लवणता बहुत अधिक पाई जाती है। ये है कहाँ पे? ये है जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे। जॉर्डन व इजराइल के बॉर्डर पे है डेड सी। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण जल का स्थिर होना, कम तापमान, कम वाष्पीकरण, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। तो इसका जो एकमात्र कारण है
वो है स्वच्छ जल की आपूर्ति। ये रहा स्वच्छ जल की आपूर्ति। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी गिरती? डेन्यूब, नीपर और निस्टर। ठीक है। और यहाँ की जो लवणता है वो करीब करीब 18 है प्रति 1000 ग्राम पे है। ये देखिए ब्लैक सी है और यहाँ पे देखिए डेन्यूब नदी है, निस्टर है और ये नीपर है। ये देखिए सारी नदियां आके ये काले सागर में गिर रही हैं, जिसके कारण यहाँ की लवणता बहुत अधिक कम है। निम्नलिखित में किस सागर की लवणता सबसे अधिक? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर है अटलांटिक महासागर। ठीक है। यदि औसत रूप से देखा जाए तो प्रशांत महासागर में यदि हम देखें अलग अलग भागों में अलग अलग है। जैसे प्रशांत महासागर में इक्वेटर के पास सिर्फ 34 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। लेकिन अटलांटिक महासागर में यदि हम देखा जाए तो जहाँ पे अमेजन नदी गिरती है, कांगो नदी गिरती है, नाइजर नदी गिरती है और राइन नदी, वहाँ पे लवणता काफी कम हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत दक्षिणी अटलांटिक महासागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ पे स्वच्छ जल की आपूर्ति कम होती है। तो इसमें सबसे जो सही उत्तर है वो ये है, ए अटलांटिक महासागर। उत्तर सागर में अपेक्षित अधिक लवणता का कारण है अधिक वाष्पीकरण, न्यून वर्षा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, अधिक तापमान। तो इसका उत्तर है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो एक संयुक्त धारा है लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की, जो नॉर्वेजियन धारा के रूप में उत्तरी सागर में पहुंचती है, जिसके कारण वहां पे अधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती, बढ़ जाती, एक समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका कारण है घट जाती, जिसका प्रमुख कारण है बर्फ का पिघलना, जिससे क्या होता है स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है और सागरीय जल की लवणता कम हो जाती है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मध्य तट किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी हिंद महासागर। देखिए अभी हम लोगों ने इसको क्या था, इसका नाम है बी आर्कटिक महासागर। कौन सा था? साइबेरियन शेल्फ, जो करीब 1500 किलोमीटर है, साइबेरिया के पास ये स्थित है, जो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मध्य तट है। भूमि का वो डूबा भाग जो महाद्वीपीय से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता, इसे कहते हैं महाद्वीपीय मध्य तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय द्वीप और मूंगा द्वीप। तो इसका उत्तर है महाद्वीपीय मध्य तट। हमने पढ़ा था ना, इसकी गहराई कितनी है? 100 फैदम बताया था मैंने, 100 फैदम। और एक फैदम कितना था? 6 फीट का। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 100 फैदम है तो 600 फीट हो गया। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहां द्वीपीय मध्य तट काफी चौड़ा, संकरा, कटा छटा, उथला होता है। मैंने बताया था ना, इसका उत्तर क्या है? बी संकरा होता है, क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ के बाद समुद्री भाग है, समुद्र, और ये पर्वत है। तो पर्वत के पास क्या होता है, जो महाद्वीपीय मध्य तट होता है काफी संकरा होता है, जैसे एंडीज रॉकी। लेकिन भारत में इसका अपवाद होता है। भारत में यदि देखा जाए तो पश्चिमी तट पे ये चौड़ा है, जबकि यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है ना, और पूर्वी तट पर ये संकरा है। तो इसका उत्तर बी संकरा। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मध्य तट से प्राप्त? ए 10%, 20%, 25% और डी 40%। तो उसका उत्तर है बी 20%। ये प्रश्न मैंने पहले भी सॉल्व कराया है इनडायरेक्ट वे से। तो इसका उत्तर बी 20%। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? ये महाद्वीपीय मग्न तट और गंभीर सागरीय मैदान के बीच स्थित है, ये बिल्कुल सही। इसको यदि इस मैप से देखें तो महाद्वीपीय मग्न तट ये है, फिर ढाल है और फिर मैदान है। ठीक है, ये मैदान है, ये मग्न तट है, तो ये ढाल है। ये बिल्कुल सही है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। तथा डिग्री तथा ढाल 2 से 5 डिग्री बिल्कुल सही है। इसे महाद्वीप की अंतिम सीमा कहा जाता है। ये वाला उत्तर गलत है, क्योंकि महाद्वीपी की अंतिम सीमा महाद्वीपीय मग्न तट को कहा जाता है। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल
सही है। अगला प्रश्न, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कहां पे है? बी, तंजानिया में अवस्थित है। इस मानचित्र पे देखिए, ये है तंजानिया जहां पे किलिमंजारो स्थित है। ये शांत ज्वालामुखी है जिसके क्रेटर में पानी भर गया है, और इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो तंजानिया में अवस्थित है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ए इटली, बी जापान, सी कीनिया, डी मैक्सिको। इसका उत्तर है बी जापान। और ये जो जापान का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, क्या नाम है उस आइलैंड का? नाम जल्दी से बताइए आप लोग। होन्शु आइलैंड। ये जापान का जो होन्शु आइलैंड है, होन्शु आइलैंड उसी पे ठीक स्थित है। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी? फ्यूजियामा जो है प्रसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसका मतलब ये होता है कि भूतकाल में इसमें विस्फोट हुआ, वर्तमान में शांत है, और भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना है। निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं? लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली, इटली का वेसुवियस, पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पिली, और मैक्सिको का पेराक्यूटिन। इसका उत्तर है ए, लिपारी का स्ट्रोम्बोली। ये किस देश में है? ये इटली में है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका महाद्वीप, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो उसका उत्तर है अंटार्कटिक महाद्वीप पर। ये देखिए, माउंट एरेबस है 3794 मीटर, और ये क्या है? ये रॉस सागर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रॉस सागर है। उसके पास से कई बार प्रश्न पूछा गया है, और ये रॉस आई सेल्फ, ये मतलब हिमानी है, और उसी के पास ये रॉस सी है, वहीं पे माउंट एरेबस है, और यहीं से सक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला परिप्रशांत में जो श्रृंखला है वो यहीं से आरंभ होती है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ए, लिपारी, बी, सिसिली, सी, कोर्सिका, और डी, ट्रिस्टान डी कुहा। तो इसका उत्तर है बी, सिसिली। ये देखिए, माउंट एटना लिखा है, और ये कौन सा आइलैंड है? सिसिली पे। लिपारी में कौन सा द्वीप था? स्ट्रोम्बोली था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और जो वेसुवियस है, ये कहाँ पे है? मेन आइलैंड में है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, या डोरमेंट वॉल्केनो है। और बाकी ये जो एटना और ये लिपारी पे जो स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कौन से है? एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है? ए, क्षोभमंडल, बी, मध्यमंडल, सी, समताप मंडल, डी, वायुमंडल। तो ये मैंने बताया था, ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। और जो ओजोन परत है वो किसके कारण नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण हो रही है। और 1984 में, फिर से मैं लोग को करते हैं, 1984 में किन्होंने इसकी खोज की थी? जोसेफ फॉरमैन, 3 नाम है। दूसरा है बी, गार्डिनर, और तीसरा है जे शंखलिन ने। इन तीनों ने कहां पे खोज की थी इसकी? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, कि ओजोन परत पे छेद हो रहा है, ओजोन की जो परत है उस पे छेद हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण। इसके लिए जो विश्व में एक आंदोलन चला, जिसके कारण ही 1987 में, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 1987 में क्या बना था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। उसके बाद 2016 में किगाली समझौता होता है। ये किससे रिलेटेड है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये किससे है? ओजोन परत से रिलेटेड किगाली समझौता हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी वातावरणीय परत की सूर्य
की पैरा बैगनी किरणों को अवशोषित करता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा ओजोन मंडल। वास्तव में सप्ताह मंडल की के अंदर ही ओजोन मंडल है, लेकिन चूंकि यहाँ ओजोन मंडल अलग से लिखा गया है तो इसका उत्तर डी ओजोन मंडल बिल्कुल सही होगा। समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। इस मंडल में धूलकण जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण ही हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, इस मंडल में धूलकण जलवाष्प की मात्रा भी कम होती है। तो ये उत्तर जो असत्य पूछा है ना, तो ये उत्तर गलत है। इसकी सीमा आयन मंडल से ना मिलके मध्य मंडल से मिलती है। ऊपरी भाग में ऊपर की तरफ मध्य मंडल से मिलती है और निचले किससे मिलती है? क्षोभ मंडल से। ठीक है, ऊपरी सीमा मध्य मंडल से और निचली सीमा क्षोभ मंडल से मिलती है। वातावरण की उपरत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य। तो इसका उत्तर है आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 400 किलोमीटर तक है पृथ्वी से, और ऊंचाई पे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और करीब करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका उत्तर आयन मंडल बिल्कुल सही है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? ए आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। तो ये बहुत ईजी है क्योंकि इतने सारे प्रश्न कर चुके हैं, अब तो ये आप आसानी से ढूंढ लेंगे। तो इसका उत्तर है सी क्षोभ मंडल। और 90% जलवाष्प कहाँ पाया जाता है? 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये क्षोभ मंडल ही उसका उत्तर बिल्कुल सही है। सबसे अधिक निचल पहाड़ी एबिसल हिल्स किस महासागर? ए प्रशांत, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर। तो इसका उत्तर है बी अटलांटिक महासागर। विश्व में जलमग्न कैनियनों की संख्या कितनी है? ए 57, बी 75, सी 102, 120। तो इसका उत्तर है सी 10। कैनियन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि पाए जाते हैं, ये तटरेखा के लंबवत पाए जाते हैं। तटरेखा के लंबवत और बड़ी नदियों के मुहाने मतलब जहां पे समुद्र में गिरती हैं, और इनकी जो गहराई होती है वो 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। विश्व का जो सबसे लंबा जो बड़ा है वो बेरिंग सागर में है। बेरिंग सागर मतलब अलास्का के पास। अलास्का के पास कैरियर है, सबसे लंबा कैरियर है, जिसमें प्रमुख है जेमचुग और प्रीफिलॉफ। इसके अलावा नदियों के किनारे भी बताया, तो जिसमें हडसन नदी कहाँ है? यूएसए में है, और हडसन कैनियन और पश्चिमी अफ्रीका का कांगो। ठीक है, ये यूएसए और ये वेस्ट अफ्रीका, ये भी विश्व प्रसिद्ध कैनियनों के उदाहरण है। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर पर? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो उसका उत्तर है ए प्रशांत महासागर, जिसमें मैंने नहीं बताया था बेरिंग का, बेरिंग सागर अलास्का के पास है ना। प्रीफिलॉ जेमचुक सबसे प्रमुख कैनियनों में से एक। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं भूमध्य सागर में, बेरिंग सागर में, दक्षिण चीन सागर में, जापान सागर में। तो उसका उत्तर क्या है? बी बेरिंग सागर में। कौन कौन सा था? जेमचुक और प्रीबिलॉफ। ठीक है, ये किसके पास है? अलास्का के पास है। तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल बेरिंग सागर बिल्कुल ठीक। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका उत्तर है ए अटलांटिक महासागर में। ये देखिए अटलांटिक महासागर का है
और ये क्या भूमध्य रेखा है, तो यह देखिए मिड अटलांटिक रीच है, तो ये क्या लिखा है, डॉल्फिन लिखा है। और दक्षिण में कौन सा है, ये देखिए कौन सा लिखा है, चैलेंजर लिखा हुआ है। तो इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए कि अटलांटिक महासागर में है ये। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये तो अटलांटिक में है, तो नॉर्थ में डॉल्फिन है और साउथ में चैलेंजर है, मतलब न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। तो याद रखिएगा नॉर्थ में डॉल्फिन है नॉर्थ अटलांटिक में, और साउथ अटलांटिक में चैलेंजर है।